नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम टोटल 25 एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के ग्रामर के क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बस करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ही इज अफ्रेड डैश डॉग्स। अब यहाँ 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं और ये सारे के सारे आपके प्रीपोजिशन हैं। इनमें से किसका चयन करें जिससे कि यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाए और मीनिंगफुल भी हो जाए। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि हमारा एक वर्ड है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत, डरा हुआ, सहमा हुआ, ठीक है ना। और ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है। अब वो कौन सा इसमें से है जो यहाँ पे प्रयुक्त होगा, तो आप कहेंगे कि सर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑफ। अर्थात हम देखेंगे अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, मतलब हम इन सभी शब्दों के साथ हम फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द पेशेंट डैश डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर इस सेंटेंस को आप पूरा देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि 2 क्लॉज है। एक में कहा जा रहा है कि पेशेंट मर गया और एक में कहा जा रहा है किसके पहले, तो डॉक्टर के आने के पहले। मतलब हम इस सेंटेंस में पास्ट के 2 एक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें आप दर्शा रहे हैं कि एक जो पहला वाला एक्शन था उसके 100% कंप्लीशन के बाद दूसरा एक्शन होता है। तो इस तरह के पास्ट के एक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, जो पहले घटित हो गया 100% डन है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और जो बाद में होने वाला है उसके लिए हम पास्ट इंडिफिनिट का। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट अर्थात हम सेकेंड वर्ब के फॉर्म को देख रहे हैं और यहाँ क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का आप फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और देख रहे हैं कि यहाँ थर्ड फॉर्म है तो क्या आवश्यक है यहाँ पे, हैड, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी स्पीक्स डैश देन हर सिस्टर। अब देखेंगे कि पूरे सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा देन। देन का प्रयोग हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, जब ये 2 के बीच किसी चीज की तुलना की जा रही हो जिसमें एक को ज्यादा या कम दिखाया जा रहा हो, उस स्थिति में हम इसका प्रयोग करते हैं। एक चीज तो तय है कि यहां पे हम एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, अर्थात फ्लुएंट जो हमारा है ये पॉजिटिव डिग्री का है, ये छट गया। फ्लुएंटली भी हमारा ये पॉजिटिव डिग्री का है। इन दोनों में अंतर क्या है, फ्लुएंट हमारा हो जाता है एडजेक्टिव और ये हो जाता है हमारा एडवर्ब। इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रयोग होगा या एडवर्ब का। तो देखते हैं स्पीक्स हमारा क्या है, ये हमारा वर्ब है और आप स्पीक के बारे में बता रहे हो कि हाउ दिस एक्शन इज परफॉर्म्ड, यह किस तरह से एक्शन किया जाता है। तो इसको जो क्वालिफाई करेगा वो हमारा एक एडवर्ब होगा, अर्थात देख रहे हैं फ्लुएंट वाला भी छट गया हमारा चूंकि ये एक एडजेक्टिव है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे कि फ्लुएंटली का हम कंपैरेटिव डिग्री IER लगा करके नहीं बनाते हैं बल्कि हम उसमें मोर लगा करके बनाते हैं, क्योंकि मोर जो है ना ये हमारा क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का एक एडजेक्टिव है। कैसे, तो इसको भी समझ लें थोड़ा सा। मच का प्रयोग करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, मेनी का प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। ये दोनों हमारे पॉजिटिव डिग्री में प्रयुक्त होते हैं। इनका कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर और सुपरलेटिव डिग्री होता है मोस्ट। इसलिए जिनका की कंपैरेटिव डिग्री खुद से नहीं बनता है तो उनके पीछे मोर जोड़ करके कंपैरेटिव डिग्री में हम उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प यू। इस सेंटेंस से आप कई एक बार रूबरू हुए होंगे। यहां कहा जा रहा कि अगर मैं रिच होता, अमीर होता तो मैं उसकी मदद करता। मींस इन रियलिटी आई एम नॉट रिच। तो यहां पे बात की जा रही है हाइपोथेसिस की, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर हम वर्ब बी के वर्ब फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है हमारा ही एक्यूज्ड मी डैश लाइंग। अब फिर एक बार आपको क्या भरना है, यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब देखेंगे कि जिस तरह से हमने देखा था अफ्रेड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, ठीक उसी तरह से हम देखेंगे कि एक्यूज्ड वर्ड जो है ना ये भी अपने साथ क्या लेता है, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेता है। तो क्या हो जाएगा, ही एक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग। एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगा रहे हो, मतलब मुझे किस चीज का आरोपी ठहराया जा रहा है, झूठ बोलने का।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम। अब देखेंगे कि यहां पे कहा गया है कि ट्रेन जो है ना वो टाइमली आ गई, ठीक है ना, मतलब ऑन टाइम है या इन टाइम है ये देखेंगे। आप अगर ग्रामेटिकली चले तो दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, इन टाइम का भी और ऑन टाइम का भी, लेकिन इन दोनों के बीच एक सटल डिफरेंस है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ऑन टाइम जब भी बात होगी ना, किसी चीज के ऑन टाइम होने की बात कहेंगे, तो वहां पे जो शेड्यूल्ड टाइम है, जो उसका निर्धारित समय है, आप उस समय की बात कर रहे हो कि उस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में कोई चीज हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑन टाइम का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं जब इन टाइम की, तो इन टाइम का है जो शेड्यूल्ड टाइम है ना, उससे पहले, बिफोर, 2 मिनट हो 10 मिनट हो, लेकिन उस शेड्यूल्ड टाइम से पहले। तो यहां पे अगर ट्रेन टाइमली आ रही है, ऑन टाइम है, इट मींस कि जो उसका फिक्स टाइम है उसी टाइम पे वो आ रही है, उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यह दर्शाना हो कि ट्रेन जो है ना अपने निर्धारित समय से पहले आ रही है, उस स्थिति में हम इन का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड वी डैश आवर सीट्स। कहता है कि जिस समय, बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड, जिस समय मूवी स्टार्ट हुई, मतलब यहां पे बात की जा रही है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब की, और जहां पे दिखा रहे हैं कि पास्ट का कोई एक एक्शन है, इस स्थिति में हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस को हम पास्ट में फॉर्मुलेट करेंगे। अर्थात आप बता रहे हैं कि जिस समय मूवी स्टार्ट हुई उससे पहले हम लोग क्या कर चुके थे, हम लोग सीट ले चुके थे, सीट पर बैठ चुके थे। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज वन ऑफ द डैश स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। अब यहां हम देखेंगे कि हमने वन ऑफ से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को किया है, लेकिन यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वन ऑफ के बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। चलिए ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है ना। अगर सब्जेक्ट के रूप में वन ऑफ का प्रयोग किया जाए तो वहां देखते हैं सिंगुलर है, हालांकि यहां पे सब्जेक्ट आपका ही है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट है। देखिए वन ऑफ द के बाद हम जब कभी भी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे ना, दैट मस्ट बी इन सुपरलेटिव डिग्री। वहां क्या करेंगे, हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। देख रहे हैं कि गुड, इट इज इन पॉजिटिव डिग्री, इट इज इन कंपैरेटिव डिग्री, इट इज आल्सो इन कंपैरेटिव डिग्री, हेंस योर आंसर इज गोइंग टू बी द ऑप्शन नंबर सी, व्हिच इज इन सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर है? अर्थात हम यहां सुपरलेटिव डिग्री के एक एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हार्डली डैश ही एंटर्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब यहां पे दो तीन कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। एक कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहा हो तो वहां पे हम देखेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। हम दो की बात पहले करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसी क्रम को उल्टा कर दिया जाता है, जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग हो, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे हम बोले एक्स स्क्वायर और इसी को हमने बोला 1/x², तो इसे क्या बोल सकते हैं, x⁻⁻²। तो ये इनवर्स हो गया। क्लियर है ना? देखेंगे आगे तो कहता है कि इसके साथ हम क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, आगे देख रहे एंटर्ड है हमारा, जो कि वर्ब का सेकेंड या थर्ड फॉर्म होगा। आप देखेंगे चूंकि हेल्पिंग वर्ब आएगा, अर्थात ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। चूंकि वर्ब का सेकेंड फॉर्म कभी भी ऑक्सिलियर वर्ब के साथ प्रयुक्त नहीं होता है। क्लियर है? अब देखेंगे दूसरे क्लॉज में, देख रहे हैं यहां पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है मतलब हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस की। क्लियर है ना? जैसे ही पास्ट से संबंध हो गया तो हम देखेंगे कि यहां पास्ट परफेक्ट आएगा। मतलब हार्डली हैड ही एंटर्ड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, मतलब ज्यों ही वह प्रवेश करता है बारिश खूब जोर से होने लगी। क्लियर है? अर्थात हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी इज सीनियर डैश मी। यहां पे आपको एक एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कहता है सी इज सीनियर, सीनियर अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हिज मैथमेटिक्स डैश वेरी
वीक, कहता है कि उसका मैथमेटिक्स जो है ना वो काफी कमजोर है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे प्रायः गलती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो देख लेते हैं सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है और सब्जेक्ट का नाम तो सिंगुलर होता है, जिसके कारण से हम ए का प्रयोग कर देते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि मैथमेटिक्स के नॉलेज की बात की जा रही है। अब देखेंगे यहां से एक रूल निकल के आता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव दिख जाए या फिर आर्टिकल द दिख जाए, तो उसका मतलब है कि आप उस पे क्या कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति के नॉलेज की बात कर रहे हैं, और उस स्थिति में वह प्लूरल हो जाता है। अर्थात यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिज मैथमेटिक्स इज वेरी वीक, नहीं, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। क्लियर है? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द पिजेंट्री ऑफ दिस विलेज डैश हार्ड वर्किंग। कहता है पिजेंट्री हम कहते किसको हैं? सबसे पहले देखते हैं एक रूट वर्ड है पिजेंट। पिजेंट का मतलब होता है किसान, और इनका जो समूह है उनको हम बोलते हैं पिजेंट्री। ये एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है जो हमेशा एक प्लूरल फॉर्म के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है? और जैसे ये प्लूरल हुआ तो इसके साथ हम एक प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इस गांव के जो पिजेंट्री है ना वो काफी हार्ड वर्किंग है, डिलीजेंट है, काफी लेबोरियस है, इंडस्ट्रियस है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है इफ ही डैश अर्लियर ही वुड हैव गॉट द बस। ये हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है, और कंडीशनल सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि एक पार्ट में, एक क्लॉज में हम कंडीशन रखते हैं और दूसरे में हम उसके पॉसिबल रिजल्ट की बात करते हैं। क्लियर है? यहां पे देखने को मिल रहा है ये हमारा कंडीशनल क्लॉज है और ये हमारा रिजल्ट क्लॉज है। और रिजल्ट क्लॉज में आपको जैसे ही दिखा वुड प्लस हैव प्लस V3, तो दिमाग लगाना है कि कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होगा। और जैसे मैंने बोला पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज होता है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा एक थर्ड कंडीशनल का एक एग्जांपल है जहां पे आप ऐसे कंडीशन की बात करते हैं जो पास्ट के स्थिति की बात करता है, पास्ट के इम्पॉसिबल सिचुएशन की बात करता है जिसे अब बदला नहीं जा सकता। आप कह रहे हो कि अगर ऐसा हुआ होता तो आज की जो परिस्थिति है या आज का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी इज वल्नरेबल डैश कोल्ड। सबसे पहले देखेंगे कि वल्नरेबल का मतलब क्या होता है। वल्नरेबल का मतलब है कि जो आसानी से उसके चपेट में आ जाए। जैसे मैंने बोला कि आई एम वल्नरेबल टू कोल्ड, इसका मतलब क्या, मुझे सर्दी आसानी से हो जाती है। ठीक है ना? प्रोन टू का प्रयोग आप सुने होंगे, वल्नरेबल का सुना होगा आपने। तो ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है, अर्थात सी इज वल्नरेबल टू कोल्ड। वल्नरेबल अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही वॉज किल्ड डैश एन एक्सीडेंट। उसकी मृत्यु हो गई किस चीज में, थे एक्सीडेंट में। अब देखिए अगर किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में हो रही है तो हम वहां कहेंगे किल्ड इन एन एक्सीडेंट, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ईच ऑफ द गर्ल्स डैश ए प्राइज। कहता है कि लड़कियों में प्रत्येक को, मतलब यहां बात की जा रही है कि प्रत्येक लड़की के पास क्या है, गेट्स अ प्राइज, गेट्स ए प्राइज या गेटिंग ए प्राइज या क्या होगा। देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है ना ईच है। ईच हमारा क्या है, ये हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ईच, आइदर और नाइदर, ये हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनसे हम प्रत्येक का बोध कराते हैं, एक एक इंडिविजुअल की बात करता है ये। और जैसे ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो हम देखेंगे इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब अर्थात वर्ब के पांचवें फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल होता है। गेटिंग कभी भी अकेले वर्ब के रूप में कार्य नहीं करता, इसके पहले हम देखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हैव का प्रयोग देखते हैं, ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि प्लूरल होता है, और हमारा सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है जिस कारण से हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब यहां पे एक चीज है, हमारा यहां छूटा हुआ टू होना चाहिए, लुक फॉरवर्ड टू। इसके साथ हम देखेंगे कि किस तरह के
वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब ऐसा मत समझ लीजिएगा सर यहाँ तो टू है, नहीं, इसका तो प्रयोग होने से रहा। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं लुक फॉरवर्ड टू के साथ हम वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग करते हैं, और यह जो वर्ब का चौथा रूप है यह एक नाउन की तरह कार्य करता है, और यह क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। क्लियर है? अर्थात इस नियम से हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज और देखेंगे, सी का अर्थ दो होता है। एक होता है देखना, जो नॉर्मली जो हमारे आंखों में जो एक नेचुरल पावर है जिसके कारण से हम किसी चीज को देख पाते हैं, और दूसरा होता है मिलना। और देखने के सेंस में हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना हो या आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना हो तो वहां पे देयर आर सर्टेन रूल्स, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। और यहां पे सीइंग इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पे हम बात कर रहे हैं जिरंड के रूप में, ठीक है ना, एक्शन के रूप में नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज द बॉय डैश फादर इज ए डॉक्टर। कहता है कि यह वही लड़का है जिसके पिताजी क्या है? एक डॉक्टर है। अब देखेंगे यहाँ पे जिसके पिताजी मीन्स हमें यहाँ क्या दर्शाना है? रिलेशन दिखाना है इस बॉय और इस फादर के बीच में, कि इस बॉय के जो फादर है ना वो एक डॉक्टर है। अर्थात हमें यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है जो पॉजिटिव केस का हो। और हम जानते हैं व्हिच का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में, और वहीं हु का प्रयोग करते हैं सब्जेक्टिव केस में, और वहीं हुज का प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव केस में संबंध बताने के लिए, जो कि यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी इज दी डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब यहां बताया जा रहा है सी इज दी डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वह सबसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी है। और सबसे ज्यादा इस सेंस में हम क्या करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है डिस्पाइट डैश हार्ड ही फेल्ड। अब देखेंगे यहां पे डिस्पाइट का प्रयोग किया गया है। डिस्पाइट हमारा एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब होता है के बावजूद। अब या तो आप लिख दें डिस्पाइट, या इसके बदले में आप लिख दें इन स्पाइट ऑफ। इन दोनों को एक रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है, इन दोनों का प्रयोग एक जैसे ही किया जाता है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में कार्य करते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आप वर्ब यूज कर रहे हो तो वो क्या होगा? अपने चौथे फॉर्म में होगा। अर्थात यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मतलब कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही डिनाइड डैश द लेटर। अब देखेंगे कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिनके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है या जिरंड का प्रयोग होता है। उसमें से हमारा डिनाई एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम क्या करते हैं? फुल इन्फिनिटिव अर्थात 2+V1 का प्रयोग करते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है यहां पे देखेंगे यहां पे 2 होना चाहिए था, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा? राइट। इसके पहले आपको लगाना होगा 2। क्लियर है? ही डिनाइड टू राइट द लेटर। क्लियर? आई ट्राइड टू सॉल्व द क्वेश्चन। ट्राई भी हो गया, डिनाई भी हो गया, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम देखेंगे फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। हैप्पी हो गया, ग्लैड हो गया, ठीक है ना, प्लीज्ड हो गया, इन सब के साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ हम टू लगाते हैं जो कि उसे फुल इन्फिनिटिव बनाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है डोंट लीन डैश द डोर। अब यहां पे कहता है कि लीन के साथ हम किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? तो लीन अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है अगेंस्ट। अब देखेंगे लीन का मतलब होता है टिकना, किसी चीज के सहारे, जैसे दीवार में आप टिके हुए हैं, जैसे आप दीवार में सटे हुए हैं, उसकी ओर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे नेचुरली क्या कर रहे हैं? आप उसके अगेंस्ट लगा रहे हैं फोर्स। इस स्थिति में हम अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है अनलेस यू हरी यू डैश मिस द ट्रेन। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, मतलब इफ नॉट, इफ यू डू नॉट हरी, यदि आप जल्दबाजी नहीं करते हैं, जल्दी नहीं करते हैं, शीघ्रता नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि आप ट्रेन को मिस कर जाएंगे। क्लियर है? ये हमारा कहीं ना कहीं हमारा ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में देखते हैं कि कंडीशन हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, जो कि यहां देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और
जो हमारा जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो हमारा होता है फ्यूचर इंडिफिनिट में, और फ्यूचर इंडिफिनिट में हम क्या करते हैं, शैल या विल का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी डिमांडेड दैट ही डैश पनिश्ड। अब देखेंगे कि यहां पे किस तरह के वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ही के साथ तो हम हिज का भी प्रयोग करते हैं, वॉज का भी प्रयोग करते हैं, हैज का भी। तब आप कहेंगे कि सर ये किस तरह का ऑल्टरनेटिव है, ये तो एक से अधिक हमारे सही हो रहे हैं और एक ही है जो गलत हो रहा है, जबकि आप पूर्णतः गलत हैं। क्यों गलत हैं? यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों क्यों होगा? तो देखेंगे यहां पे जो आप प्रयोग कर रहे हो वो है सबजंक्टिव मूड का, सबजंक्टिव मूड का, ठीक है ना। और सबजंक्टिव मूड में क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे हम देखेंगे वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसमें जितना भी आपको दिख रहा है, इज हो गया, वॉज दिख रहा है या हैज दिख रहा है, ये सब आपके बेस फॉर्म नहीं है। वर्ब बी जो होता है बेस फॉर्म होता है इज, एम आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बिंग का, ठीक है ना। और वहीं पे हैज का बेस फॉर्म होता है हैव, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, चूंकि डिमांडेड, ये जो है सजेस्टेड, डिमांडेड, इस तरह के वर्ड है ना, इसके बाद हम सबजंक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से सब्जेक्ट का वर्ब के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा है। कहता ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। किस चीज के कारण? तो चलने के कारण, बहुत चला होगा और चलते चलते बेचारा बहुत थक गया, ठीक है ना। अब कहता है कि टायर्ड के साथ हम किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए टायर्ड जब आप होते हैं किसी चीज को करते करते, तो वहां पे क्या करते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। टायर्ड ऑफ, बोर्ड ऑफ, किसी चीज को करते करते आप बोर हो गए, किसी चीज को करते करते आप थक गए, तो वहां पे हम टायर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन वास्तव में बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।